हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर की थ्योरी को समझा था। स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट वीडियो थी वो, उसमें हम लोगों ने उसकी थ्योरी को समझा था और क्वेश्चन भी बहुत सारे लगाए थे। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, उसके साथ साथ ही एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है और इस पर भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर सदिशों का वियोजन कह लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर ये फोर्स के लिए आता है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो उस पर क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी चीज़ें आती हैं हम आपको इसके बारे में आज की क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि एक मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वो बॉडी हो सकती है, उस पर फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहे हैं? अलग अलग तरीके के बल लग रहे हैं। कभी बल इस तरीके से लग रहा है और एक बल यहाँ से लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये P है और ये आपका Q है, तो इस तरीके से लग रहा है। तो टोटल पूरी बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता था, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका टोटल क्या हो जाता था? टोटल को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? रिजल्टेंट को हम लोग कहते हैं परिमाण। यहाँ पर रिजल्टेंट को क्या कहते हैं? परिमाण नहीं, परिणामी। ठीक है, तो परिणामी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, तो इसका जो परिणामी आता था यानी कि रिजल्टेंट जो आता था उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्या आता था? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर करके आता था। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही साइड में फोर्स लग रहे हैं, ये भी इसी साइड में लग रहा है और ये भी इसी साइड में फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से दोनों का एडिशन हो जाता था और ये फोर्स आता था। उसके साथ मान लीजिए कि यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, एक दूसरी बॉडी यहाँ पर है, उस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है P वेक्टर और एक फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है उल्टा, यहाँ पर Q वेक्टर इस तरीके से लग रहा है। तो इसका क्या हो जाता था रिजल्टेंट? इसका R वेक्टर क्या हो जाता था? इसका हमने बताया था कि यहाँ पर आपका ये P और माइनस में आपका यहाँ पर Q आ जाएगा। ठीक, ये माइनस में हो जाता था। बात क्लियर है? तो इतना आई होप आप समझ पाए होंगे कि जब ये साथ में रहेगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे और एकदम अपोजिट इस तरीके से रहेगा तो यहाँ पर करेंगे। और ये इसको हमने बताया था कि इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है। कहने का मतलब जैसे ये फोर्स है तो हम यहाँ पर बॉडी को ना दिखा करके इस बॉडी को केवल पॉइंट दिखाते हैं, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक फोर्स इस पॉइंट से इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है। देखिए दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं। और इसको कैसे दर्शाते थे? मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है तो एक फोर्स मान लीजिए कि ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसके टेल और टेल को मिला दें, यानी कि इस वाले को हम आगे खींच के लेकर के आए तो आगे खींच के लाएंगे तो क्या होगा? इसका ये आगे आ जाएगा ये टेल, और इसको एकदम उधर लेके जाए यानी कि इसका टेल और टेल मैच करा दे तो इधर भी यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता था, इसको ऐसा लिखते भी थे, ये हमने समझाया था। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपको और बताया था कि मान लीजिए कि जब यह सीधे सीधे ना लगे, सीधे सीधे ना लग करके क्या हो, सीधे सीधे ना लग करके यहाँ पर ये इस तरीके से लगे। कहने का क्या मतलब है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा हो और दूसरा फोर्स इस बॉडी पर इस तरीके से लग रहा हो। ठीक है, इस तरीके से लग रहा हो, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट? तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये P है आपका और यहाँ पर ये Q है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एंगल है वो 90 बनता है। ठीक है, देखिए आप देखेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हम केवल इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन तो हमको पता ही है 90 डिग्री पे लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका जो रिजल्टेंट है परिणामी है वो क्या आ जाएगा? इसका परिणामी क्या आ जाएगा? वो क्या आएगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला कहाँ से आता है वो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में समझाया था। इसके साथ एक क्वेश्चन और बताया था हमने, उसमें ये था कि मान लीजिए कि ये 90 डिग्री पे ना लग रहा हो। भाई 90 डिग्री पे लग रहा था तो हमने निकाल लिया नॉर्मल इस तरीके से। ठीक, ये निकाल के हमने बता दिया मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन पूछा तो बता दिया कि एक फोर्स जो है दूसरे फोर्स के 90 डिग्री पे है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पर हमारी बॉडी है इस पे जो फोर्स है वो इस तरीके से लग रहा है कि एक फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, ठीक, और दूसरा फोर्स हमारा किस तरीके से लग रहा है? मान लीजिए कि ये
इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स मान लीजिए कि इस तरीके से लग रहा है, ठीक। तब यहाँ पर हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक। या फिर मान लीजिए कि इधर नीचे की तरफ से लग रहा हो, इस तरीके से लग रहा हो, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बात समझ पा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए, यानी कि इस लाइन को आगे बढ़ाइए, यहाँ पर आएगा, ये लाइन आपकी आगे आएगी यहाँ पर, ठीक। और इसको अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा, यानी कि इसका ये मैच करना, आपको टेल और टेल मैच करना है, ठीक है। ये हेड होता है ऊपर का, ये टेल होता है, तो इसको मैच करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये होगा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो इस टोटल को थीटा कहते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम इसका बनाए तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, मान लीजिए कि एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है और दूसरा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल ये बन रहा है वो क्या है, थीटा है, ठीक। तो ये तो थीटा बन गया। फिर 90 था, तो हमने सीधे सीधे इसका जो रिजल्टेंट फोर्स था वो हमने निकाल लिया। लेकिन अगर ये किसी एंगल पे लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, परिणामी बल क्या आएगा। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालने का वो कॉमन फॉर्मूला है, जिससे ये भी ये सभी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आपको जब भी सीधा सीधा दिखेगा तो आप वो फॉर्मूला ना लगा करके ये सीधा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि R इक्वल, यानी कि रिजल्टेंट इक्वल में क्या होता है, यहाँ पर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। ये आपका अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, तो इसी फॉर्मूले से ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, सारे के सारे उसी से बने हैं, ठीक है। तो सबके सब यहाँ पर उसी से बने हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए कि ये वाला आपको फॉर्मूला भूल गया, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 90 है तो cos 90 की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, तो आपका केवल यही बचेगा। तो कहने का मतलब अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आप इसको भी बना पाएंगे, इसको सबको बना पाएंगे। बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो अब हमने आपको बताया कि अगर आपको एक फोर्स यहाँ पर, ये मान लीजिए कि आपका P था, ये P हो गया, और ये आपका Q था, तो यहाँ पर ये Q हो गया। तो अब इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा, ध्यान रखिएगा, अब बात को सुनिएगा, रिजल्टेंट जो भी निकलता है वो इन दोनों के बीच में ही निकलता है और इन दोनों से बड़ी लाइन होती है उसकी, ठीक है। यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। भाई दो फोर्सेस मिल रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो जरूर है कि बड़ा ही होगा आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा होगा। तो अब जब ये रिजल्टेंट यहाँ पे बनता है तो ये एक इसके साथ भी एंगल बनाता है और इधर से इसके साथ भी एक एंगल बनाता है। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल बनाता है, यहाँ पर एक एंगल बनाता है, तो इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, इसको अल्फा दे सकते हैं और इसको बीटा दे सकते हैं, उसको बीटा दे सकते हैं, इसको अल्फा दे सकते हैं, जो भी आप देंगे उसके हिसाब से फॉर्मूला अपना बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर इसको बीटा हमने दे दिया, इसको हमने अल्फा दे दिया। तो अब यहाँ पर ये बीटा और अल्फा दे दिया, तो अब हमको क्वेश्चन में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे ध्यान देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि क्यू है, और चलिए इरेज करते हैं, क्वेश्चन भी बना करके आपको कराते चलते हैं। इसको हटा दिया जाए, सिर्फ नोट कर लीजिए, अगर करना है, नहीं तो पिछली क्लास से अगर आप नोट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, क्वेश्चन भी करते चलते हैं, जिस जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो क्वेश्चन आज कराने हैं उनको तो करेंगे ही, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन भी करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है, एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको एक दे देगा कि दो फोर्सेस हैं जो किसी पिंड पर लग रहे हैं या फिर किसी बिंदु पर लग रहे हैं। अगर पिंड पे कहते हैं तब भी वही चीज़ हुई, किसी बिंदु पे लग रहे हैं तब भी वही चीज़ हुई। क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने जब एक पिंड पे लगाया, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे लगाया, बाद में उसको हमने एक पॉइंट पे चेंज कर लिया। कहने का मतलब है जैसे कि हम एक फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक, और एक फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, ठीक, बात समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया तो एक फोर्स आगे आ गया, एक फोर्स इधर की तरफ से लगा, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया और अपना काम कर लिया। तो चाहे पिंड कह दे, चाहे आप बिंदु कह दे, दोनों में घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। वो कुछ भी कह सकता है, किसी बॉल पे कह सकता है, किसी भी चीज़ पे कह सकता है, किसी चीज़ का नाम ले सकता है, किसी ईंट पे लग रहा है, किसी दीवार पे लग रहा है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए, बस वो समझिए कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा उसमें, ये होगा कि आपको देगा कि दो फोर्सेस हैं, एक पी और एक क्यू है, ठीक है। पी की वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में जो भी वैल्यू है, मान लीजिए कि 4 न्यूटन है, ठीक। अब ये जरूरी नहीं कि बार बार ये फोर्स ही दे, बल ही दे, वो वेग भी दे सकता है, क्योंकि जितनी भी हमारी सदिश राशियाँ होती हैं, जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं, उसमें से कोई भी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि सबके लिए नियम जो होते हैं सेम होते हैं। बात ठीक है, हमने आपको बताया था सदिश राशियाँ। तो देखिए, P आपको 4 दिया है और Q आपको मान लीजिए कि 6 दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये इतना है। अब आपसे कहा गया कि इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का एंगल भी मान लीजिए कि यहाँ पर बता दिया गया है। एंगल आपसे क्या बताया गया कि एंगल इसका जो है इसके बीच का 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। भाई ये अगर एक फोर्स होगा, एक दूसरा फोर्स होगा, तो उनके बीच का एंगल होगा, यानी कि पूरी टोटल की बात कर रहे हैं, थीटा की बात यहाँ पर, ठीक। तो इनके बीच का एंगल भी होगा थीटा। तो अब यहाँ पर आपको ये बता दिया गया और इनके बीच का एंगल बता दिया गया, तो उसको आप तुरंत लिख लेंगे, थीटा 60 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, पहले तरीके का क्वेश्चन बता रहे हैं, तो अब आपको करना है इसका रिजल्टेंट निकालना है सबसे पहले। इसका रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों फोर्स मिल करके कितना उस पिंड पर प्रभावी बल लगाएंगे, कितना उस पर वहाँ पर बल लगाएंगे जो उस पर एक्ट करेगा, एक्चुअल में एक्ट करेगा। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्ट ही करे। कैसे समझिएगा, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, हम मार्कर को इधर से अगर फोर्स लगाएंगे तो आगे भागेगा, लेकिन हम इधर से भी इसको फोर्स लगा लिए, देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन ये अपने जगह पर टिका हुआ है, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो चुका है। क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों इक्वल है, तो इक्वल हो जाएगा, तो ये अपने ही पोजीशन पर रुका रहेगा। जैसे हम इधर का फोर्स कम करेंगे, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पास में हमारा। तो उसी तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स जो निकालते हैं, ये क्यू है भाई साहब, थोड़ा अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यू और थीटा, ठीक है। चलिए, तो अब हमको आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये वाला। तो यहाँ से पी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36 प्लस यहाँ पे 2 गुणते 4 गुणते 6 और कॉस 60 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे क्या? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है क्या? ये वैल्यू वगैरह आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। 1/2 होती है। साइन 30 का जो होती है उसका उल्टा होती है, ठीक है। मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 60 की होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, हो गया, आंसर आ गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये 36 और ये मिलकर के 16 मिलकर के क्या होगा, 6 और 6 14 12 का 2 हासिल लगेगा 1, तो 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 4 और 6 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 4 और इधर करेंगे तो 6 आएगा क्या, और यहाँ पर ये 76 आ जाएगा, √76 आ रहा है। तो अब आप इसको देख लीजिए, क्या ये किसी चीज़ से कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा क्या? ये 4 से कट जाएगा क्या लग रहा है? 4 से कटेगा तो कितनी बारी कौन कटेगा? 4 एकम 4 और 3 बचेगा, अच्छा आएगा, और 4 4 9 36 19 चौक 76, सही बात है भाई साहब। तो 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 का 2 बाहर आएगा, 19 अंदर रहेगा। तो ये आपका इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने रैंडमली लिया, वहाँ पर लेंगे तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आए, हो सकता है वो सीधा सीधा पूरा सॉल्व हो जाए, √ हट जाए, ठीक है। तो इस तरीके का पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसमें देखिए आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दे, चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है सेम इसी तरीके से। आपको यहाँ पर ये बन जाएगा कि ये बताइए कि आपका जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट आपका क्या आया है, 2 और √ में क्या है, 19, ठीक है, यही है। तो आपका यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट आया हुआ है, ये रिजल्टेंट जो है आपका इस, यानी कि जो आपका यहाँ पर ये जो पहला वेक्टर P है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी कि आपसे अल्फा पूछा जा रहा है, ठीक है, अल्फा पूछा जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और आप अल्फा और बीटा करके ये याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो कभी कुछ लिखा रहेगा, कभी कुछ लिखा रहेगा, तो आप वहाँ से कंफ्यूज मत होइए। आप ऐसे याद रखिए कि जब भी आपसे पूछेगा कि यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्टेंट, जैसे रिजल्टेंट और जिस फोर्स का पूछ रहा है, जैसे P का पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, P का एंगल आप यहाँ पर जो भी माने हो उसको आप रखिए tan अल्फा, जैसे अल्फा माने तो tan अल्फा रखिए। उसके बाद किसका पूछ रहा है, P का, तो आप यहाँ पर P लिखिए तुरंत, ठीक। यहाँ पर प्लस कीजिए, और यहाँ पर आप Q लिखिए, यहाँ पर आप साइन लिखिए, क्या लिखिए, साइन, यहाँ पर साइन क्या लिखेंगे, साइन आप यहाँ पर ये आप जो एंगल है इसका थीटा, और यहाँ पर आप फिर से Q लिखिए, और यहाँ पर कॉस लिखिए, कॉस थीटा लिखिए, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, तो आपका यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, आप Q रख दीजिए, आप P रख दीजिए, साइन रख दीजिए, यहाँ पर ये रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे Q है तो हम रख देते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Q क्या है, 6 है, और साइन
यहाँ पर क्या है 60 है, साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 60, और यहाँ पर क्या है पी, क्या है आ गया पी, पी आपका 4 है, और इसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर भी 6 रहेगा, और यहाँ पर कॉस क्या है भाई काट रहा है, तो यहाँ पर 60, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ऐसा भी बन सकता है कि आप ये बताइए कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्यू से कितना वो बना रहा है, क्यू से कितना एंगल बना रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप चाहे अगर एक निकाल करके 60 में टोटल में से घटा देंगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, या फिर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, tan बीटा आपको निकालना है, तो क्योंकि ये क्यू के साथ बोल रहा है, यानी कि क्यू के साथ, तो जिसके साथ बोले उसको बाहर रखिए, ठीक है, उसको बाहर रखिए, उसको साइन और कॉस के साथ मत रखिए। तो अब जो नहीं है उसको आप साइन और कॉस के साथ रखिए, यहाँ पर ये रखिए, प्लस यहाँ पर पी कॉस रहेगा, कॉस थीटा रखिए, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगी आपकी वैल्यू। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, आपके ऑप्शन में जो होगा उसको टिक कर दीजिएगा। तो इस तरीका का क्वेश्चन कर पाएंगे जिसमें आपको पी दिया हो, क्यू दिया हो, और आपको यहाँ पर एंगल पूछ रहा हो या फिर रिजल्टेंट निकालने को कह रहा हो, निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब ये इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं क्या इस तरीके का कोई क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास में, तो उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके का कोई क्वेश्चन तो आज बहुत कम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मतलब कि क्वेश्चन करेंगे बट इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन बता के कर रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर समझना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका, समझ गए इसको। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप देख रहे हैं उसकी बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि भाई अगर दो फोर्सेस दिए गए हैं अलग अलग एंगल पे, अलग अलग एंगल्स पे ऐसे दिए गए हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो हम उसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको केवल एक फोर्स यहाँ पर दिया गया हो, ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में केवल एक फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है, तिरछा फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए या बताइए कि क्षैतिज में कितना लग रहा है, ऊर्ध्वाधर में कितना लग रहा है। आपसे इस तरीके के कई क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो देखिए, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर अगर फोर्स के लिए है तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, या फिर अगर ये वेलोसिटी के लिए तो वहाँ पर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेक्टर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही आसान है। तो 5 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे तिरछे में लग रहा है। मान लीजिए कि एक फोर्स और लग रहा है इसी बॉडी पर, इधर की तरफ से, इधर की तरफ से ऐसे, ठीक, 2 न्यूटन का ऐसे लग रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है इस पूरी बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक, क्योंकि ये सारे वेक्टर की ही चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम अभी इसको हटा कर रखिएगा, पहले इसको समझिएगा, उसको भूल जाइए कि वो हैवी कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, उसको हमको रिजॉल्व करना होता है, जैसे कि एक इधर की तरफ आएगा, यानी कि एक आपका एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा और एक आपका वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि वाई एक्सिस तो ऊपर बनता, हमने ऊपर बना सकते थे, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो रिजल्टेंट है, अब ये रिजल्टेंट हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया कि आपको 2 फोर्सेस दिए हैं, एक ये दिया है और एक ये फोर्सेस दिया, तो उसका जब रिजल्टेंट निकालते थे तो इसके बीच में ही तो आता था, ठीक। तो अगर आप जो भी कोई फोर्स ऐसे दिया हुआ है, अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स इसका इधर की तरफ आएगा और एक फोर्स इसका इधर की तरफ आएगा। बात समझ पा रहे? एक फोर्स इसका इधर की तरफ आएगा और एक फोर्स इसका इधर की तरफ आएगा, तो ये जो फोर्सेस होंगे इसका रिजॉल्व फोर्स है, इसका रिजॉल्व है, समझ पा रहे हैं? तो वो उसके बीच में ही रहेगा। तो यानी कि जब हम एक फोर्स बनाते हैं तो दूसरा जब बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि वो उसके बीच में ही आए। अगर हम ऊपर बना देंगे तो उसके बीच में कहाँ पर आएगा, ये तो इधर है ना, तो हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए समझिएगा कि कैसे हम इसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन है,
ठीक है, 5 न्यूटन है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसके साथ यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा था, मान लीजिए कि ये थीटा का कोण बना रहा था, ठीक है, थीटा एंगल। तो अब यहाँ पर जिसके साथ एंगल बना रहा है इसको हमको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो जिसके साथ थीटा हो, जिसके साथ आपको थीटा यहाँ पर दिया गया है उसको आप क्या कीजिए, जैसे ये 5 है तो आप 5 रखिए और कॉस और थीटा रख दीजिए। ध्यान से समझिएगा क्या हमने बताया, जिसके साथ थीटा दिया गया है आप वहां पर 5 कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जैसे इसमें नहीं दिया गया है कि ये कितना होगा, तो आपका ये आप ये एंगल के चक्कर में मत पड़िए, उसको छोड़िए, आप सीधे फॉर्मूला लगाइए कि 5 साइन थीटा होगा। बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये आर है, इसका यहाँ पर ये फोर्स आर है, तो इसका इधर का जो फोर्स होगा, मान लीजिए कि यहाँ के साथ हम थीटा वो बना हुआ कह रहे हैं, आपको ये देगा कि थीटा जो है एंगल जो है वो किसके साथ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, यानी कि क्षैतिज के साथ बन रहा है कि ऊर्ध्वाधर के साथ बन रहा है। ठीक है, आपको वहां पर उस चीज को समझना पड़ेगा। तो अब देखिए आर से आपको यहाँ पर थीटा दिख गया, तो यहाँ पर ये जो आपका इधर की तरफ फोर्स आएगा ये क्या आएगा, आर कॉस थीटा आएगा, और इधर की तरफ जो आएगा वो आर साइन थीटा आएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। चलिए इसको ध्यान रखिएगा जो अभी हमने आपको बताया, इसके लिए क्वेश्चन लगाते हैं भाई साहब। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा कुछ पुराने क्वेश्चन भी है, पुराने टॉपिक के भी, उसको भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर कहा गया कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसका रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के रिजल्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कोण होगा, एक है आपका 60, एक है आपका 90 और एक आपका है 120 और एक आपका है 180। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। बात क्लियर है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये चीज जो है हमने आपको क्या बताया कि जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं और उसका हम लोग मॉड निकालते हैं तो वही तो उसका रिजल्टेंट आता है। तो अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो सीधे सीधे कहें कि ये आर है आपका। ठीक है, ये आर है और ये भी आपका आर ही है, लेकिन ये डिफरेंस का आर है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो दूसरा हो जाता है। तो इसको हम लोग कभी कभी डी से कहते हैं या फिर कभी आर से ही लगभग कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस होता है तो डी से कह देते हैं। ये लाइट कैसे कर रही है, 1 सेकेंड, अभी लाइट चली जाएगी तो फिर हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है इसका आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, इक्वल में क्या रहेगा, क्या लिख रहे हो भाई, चलिए इक्वल में क्या रहेगा, इक्वल में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस के लिए हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, पता ना, या फिर दोनों तरफ का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से ए से बी से ये सारे कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2ab कॉस थीटा इक्वल माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये गलती मत कीजिएगा कि इसको ए बी से ए बी सब कट कर दीजिए, कट करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन इस पे इस तरीके से कटता नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ये भी है प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जुड़ करके इक्वल में क्या रहेगा, 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं है। तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2 और 2 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4ab कॉस थीटा। तो ये 4ab को आप उधर भेज दीजिए,
तो डिवाइड में जाएगा 4AB, ये क्या हो जाएगा सारा मिल करके 0 हो जाएगा। ठीक, तो थीटा की ऐसी वैल्यू बताइए जिस मतलब कि कॉस के लिए थीटा की ऐसी वैल्यू बताइए जहाँ पर ये 0 आता हो। तो कौन सी वैल्यू है भाई, 90 पर कॉस, 90 पर वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो 0 लानी है तो क्या रख दे, थीटा की वैल्यू 90 ही रखेंगे, तो 90 ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 ही है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, चलिए तरह तरह के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए। एक ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, ध्यान से देख ही लीजिए पहले ध्यान से, कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 60 डिग्री उत्तर पूर्व, अब दिशा का भी ज्ञान होना यहाँ पर जरूरी है, उत्तर पूर्व में 80 मीटर चलता है। उसने पूर्व की ओर कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की। ऑप्शन है 60 मीटर, 80/√3 मीटर, 40 मीटर और 40/√3 मीटर। ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाए भाई, तो सबसे पहले आप इस तरीके के जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे आप डायरेक्शन बना लीजिए, और डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और यहाँ पर आपको हमेशा वेस्ट दिखेगा और यहाँ पर आपको हमेशा ईस्ट दिखेगा। इस चीज़ को हमेशा पक्का रखिए कि जब भी आप ग्राफ में किसी भी मतलब कि एक कॉपी में जब भी आप ग्राफ को बनाते हैं तो हमेशा जो नॉर्थ होता है ऊपर होता है। ठीक है, इसी वजह से आपको जब नक्शा आप देखते हैं किसी भी चीज़ का तो आपको भारत का जो नॉर्थ है, ठीक है, उत्तर है, वो हमेशा ऊपर की तरफ दिखता है। ठीक है, क्यों भाई, वो नक्शा इधर भी तो बना जा सकता था, किधर भी बना जा सकता था, लेकिन वो ऊपर है, क्योंकि हमेशा ये नियम है जो हमारा मैप होता है कि हमेशा नॉर्थ है जो ऊपर की तरफ उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम बनाया गया, तो उसी तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो अब क्या कहा गया कि एक व्यक्ति है, अब जो व्यक्ति होता है हमेशा आप उसको यहाँ पर खड़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो अपने ही अराउंड से तो सब कुछ मेजर करेगा, किधर नॉर्थ इधर ये, तो यहीं से तो करेगा पॉइंट से। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में व्यक्ति को यहाँ खड़ा रखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति 60 डिग्री उत्तर पूर्व, अब ये आप इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्व। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ। तो अगर इंग्लिश वाले बच्चे तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ इसको कहते हैं। ठीक, क्या बात है भाई, यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर हिंदी कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्थ, और यहाँ पर वो है आपका मतलब इधर पूर्व है यार, इधर उत्तर है। ठीक, तो उत्तर पूर्व में बनाना है, तो उत्तर पूर्व में यही जगह पूरी उत्तर पूर्व की है भाई, ये नॉर्थ आपका उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व का यही तो पूरी जगह हुई, तो इसी में तो आपको एंगल बनेगा। तो एंगल जो बनेगा हमेशा वो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पूर्व से बनेगा, तो इधर से आप इसको 60 डिग्री बना देंगे ऐसे, ये। ठीक है, 60 डिग्री, देखिए एक व्यक्ति जो है 60 डिग्री उत्तर पूर्व की तरफ एकदम नाप के चल रहा है, भाई साहब हमको 60 डिग्री पे इधर आगे बढ़ना है। ठीक है, वो कितना चलता है, 80 मीटर, हिलता डुलता नहीं, एकदम सीधे चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, 80 मीटर वहाँ पर वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक, 80 मीटर तक आगे जाता है। बात क्लियर है। अब आपको बताना कि उसने पूर्व की ओर कितनी दूरी तय की, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर कहने का मतलब है कि अब आप देखेंगे तो आपको इसमें दो डिस्टेंस मिल रही है भाई। अगर आप एक्सिस पे देखेंगे तो आपको एक यहाँ से मिलेगी, ये यहाँ से, और एक यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक पूर्व भी है उत्तर भी है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि अब ये कहाँ पर खड़ा है अपने इनिशियल से, तो देखेंगे पूर्व से यहाँ पर खड़ा है इतनी दूरी पर, और उत्तर से इतनी, यानी कि अगर हम ये डिस्टेंस निकाल दें, ये डिस्टेंस निकाल दें, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हम नॉर्थ से कितनी दूर पर खड़े हैं और पूर्व से कितनी दूर पर वो जा चुका है। तो हमको क्या पूछा है, पूर्व से पूछा है, ये वाला पार्ट पूछा है।
ये वाला पूछा है। और मतलब कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये तो नॉर्थ का होगा, सॉरी यहाँ पर ये नॉर्थ का होगा, ये वाला पूर्व का होगा, ये मिस्टेक हो गई, ये पूर्व पे होगा, ये नॉर्थ का होगा, ठीक है थोड़ा सा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बनाया था ये कितना था, थीटा था। आपको कह रहा है कि ये बताओ ये पूर्व से, यही वाला होगा पूर्व का पॉइंट, मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो यहीं पर आएगा। तो इतना ये किसकी डिस्टेंस है, पूर्व की डिस्टेंस है, और इतना ये डिस्टेंस किसकी है, ये नॉर्थ की डिस्टेंस है। तो आपको पूर्व वाली बतानी है, ये वाली बतानी है, तो कैसे बताएंगे। तो अब देखिए हमने आपको अभी अभी सिखाया, अभी अभी आपको हमने ये चीज़ सिखाई कि जब एक फोर्स लगता है इस तरीके से, ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक फोर्स इधर इस तरीके से लग रहा है, कितने का लग रहा है, 80, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, आप उसको 80 मान लीजिए, ठीक है 80 मान लीजिए। तो अब आप इसको अगर मानेंगे ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये इस तरीके से है बड़ा सा। तो अब आपका यहाँ पर लग रहा है फोर्स, तो अब इसको आपको ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री, तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, दो फोर्सेस में ये डिवाइड होगा। एक फोर्स इसका इधर की तरफ आएगा, यानी कि इसके एकदम बराबर में रहेगा, ठीक, एक फोर्स इसका इधर की तरफ आएगा और एक फोर्स इसका इधर की तरफ आएगा, एकदम इसके बराबर में रहेगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं, यानी कि इस फोर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इस दो फोर्स, जैसे कि हमने क्या किया, इस फोर्स को इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया, तो अगर इन दोनों फोर्सेस को लगा इसको हटा दे तो कोई चेंज नहीं होगा, एकदम सेम बराबर रहेगा, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो फोर्स यहाँ पर, यानी कि जो डायरेक्शन यहाँ पर लग रही थी उसको हमने दो में किया, एक इधर किया ये आ गया और एक इधर ये आ गया, ठीक, एक इधर आ गया। तो चाहे हम ये वाला कह दे, चाहे ये वाला कह दे, चाहे हम ये वाला कह दे, चाहे ये वाला कह दे, बात वही हुई, ठीक। तो हमको ये निकालना कहने का सीधे सीधे मतलब, तो हम इसको निकालेंगे, चलिए निकालते हैं भाई। इसको कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि आर एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है कॉस थीटा, ठीक, और एक आपका क्या होता है आर साइन थीटा, एक आपका क्या होता है आर साइन थीटा। कॉस थीटा कौन सा होता है, जिसके साथ एंगल दिया हो, ठीक है, एंगल दिया हो। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपको यहां पर एक एंगल दिया है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एंगल दिया है, मान लीजिए कि एंगल ए दिया हुआ है, ठीक। तो अब आप ऐसा मत कीजिए कि एक बार आप यहां पर देखें तो कॉस लगा दिए, थीटा लगा दिए, ठीक, कॉस लगा दिए, लेकिन जब यहाँ पर गए तो फिर यहाँ पर आप साइन लगा रहे हैं कि साइन ए लिख रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप इसके साथ एंगल ले रहे हैं। मतलब एक बार अगर आप थीटा ले रहे हैं तो कॉस इसके ले लीजिए, वही थीटा आप उसके ले लीजिए साइन के लिए, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। उल्टा मत कीजिएगा कि यहाँ पर ए है, तो अगर आप ए को ध्यान में रखेंगे तो आप इसको बल्कि कॉस ए ले लीजिए, कॉस ए इसको ले लीजिए, तो कॉस फिर मतलब कि साइन ए इसको ले लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर जो एंगल ले रहे हैं वही लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार इसके लिए ये लीजिए फिर दूसरे के लिए दूसरा चेंज कर लीजिए, चेंज नहीं करना आपको। थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आपको लाना है, तभी आपको दोनों फोर्स सही मिलेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएंगे। तो हम कॉस किसके साथ लेते हैं, जिसके साथ एंगल दिया होता है, और जिसके साथ नहीं दिया तो उसके साथ साइन लेते हैं, ठीक। तो साइन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालेंगे तो आपको देखिए ये तो सीधे सीधे थीटा दिया इसके साथ ही दिया है, तो यानी यहाँ पर हम कॉस निकालेंगे, कॉस वाला निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका फोर्स आएगा ये आपका आएगा 80 कॉस थीटा, और इधर वाला जो आएगा वो आएगा 80 साइन थीटा, बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। इधर वाला 80 साइन थीटा आएगा और इधर वाला 80 कॉस थीटा आएगा। तो अब आपको 80 कॉस थीटा निकालना है। 80 कॉस थीटा क्या आएगा, 80 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 60, तो 60 बहुत मार खाओगे, 60 है, ठीक। तो अब देखिए 80 और cos 60 का वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 40 आएगा, 40 मीटर लगा दीजिए खटाक से, बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको एक दिया तो आप उसको रिजॉल्व कर लीजिए, एक इधर एक उधर, ठीक है, खट से कर लीजिए तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए एक चीज आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले बच्चों को ये लगता है कि ऐसा है ना कि जब कोई चीज फ्री अवेलेबल होती है तो उनको लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो है बस चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक। लेकिन ये नहीं सोचा जाता है कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें होंगी। तो आज हम आपको कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। देखिए
हमारे पास ये एक बुक है, ठीक है। ये बुक आप पीछे से एक बार देखिए, समझ नहीं आ रही है, चलिए आगे से दिखाते हैं। आगे से देखिए, नाम मत देखिए, पहले आप इसका वो देखिए, लोगो देखिए, क्या है इसमें, क्या दिख रहा है आपको, गियर्स दिख रहे हैं। चलिए नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, ठीक है। अंदर क्या है, पूरी मैकेनिक्स भरी हुई है। मैकेनिक्स क्या होता है, अब सोचिए आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें मैकेनिक्स नाम से कोई ऐसा सिलेबस में हेडिंग नहीं बनी हुई है, लेकिन मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया कि जो आपके अलग अलग तरीके के बुक्स हैं उसमें हमने देखा, लेकिन हमने सोचा कि इनको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराया जाए, तो हमने ये मैकेनिक्स की बुक उठाई कि हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो अब बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई वो बस ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, भाई आपके लिए जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपके लिए जो काम किया जाता है, उसमें पूरी तन्मयता से काम किया जाता है। आपके लिए यहाँ पर ये बुक है, ठीक है, इस बुक से अगर क्वेश्चन आप लगाते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, मतलब कि आपके एंट्रेंस के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे बुक कहाँ की है, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं आईआरटी में, तो इसके फर्स्ट ईयर में आप इसके बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि सिलेक्शन के बाद बच्चे ये इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं, इस चीज़ को अपने स्टडी में शामिल करते हैं, ठीक। तो उससे पहले भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इसको पहले ही कराएंगे, क्योंकि इसमें जो फोर्सेस के आते हैं क्वेश्चन, वो आपके वेक्टर के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है, उसको हम आपको सॉल्व कराते हैं पहले, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद सोचेंगे कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले हम थोड़ा सा लिखते हैं, समय लगेगा, ध्यान देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि P और Q है, एक P और, देखिए इसमें P और Q ही दिया हुआ है, P और Q दो बल है, दो बल है, ठीक है। दो बल एक दूसरे पर समकोण है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आपके दिमाग खुल जाएंगे, बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक। चलिए तो इसमें क्या है, समकोण समकोण है, समकोण बनाते हुए कार्य करते हैं, तो इनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब आप खुद से एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, खुद से एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इनका परिणामी बल, ठीक है, समकोण पर बनाते हुए कार्य करते हैं, तो इनका परिणामी बल क्या आता है, √13 न्यूटन, 13 न्यूटन होता है, ठीक। लेकिन जब इनमें कोण 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री है, तो परिणामी बल का मान अंडर रूट, यहाँ पर 13 प्लस 6√3 न्यूटन, ठीक है, इतना न्यूटन हो जाता है, ठीक है। आपके ये फोर्स का क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें वेक्टर आता है फोर्स में, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में ही होता है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये वेक्टर में ही लगेगा, ठीक है, हो जाता है। आपको क्या बताना है, P और Q का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम चकाचक मस्त क्वेश्चन है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए इसी बात पे आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जल्दी से भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी आ जाएं और देखें इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए तो P और Q, आपसे दो कंडीशन बताई गई कि P और Q दो बल एक दूसरे पर समकोण बनाते हुए कार्य करते हैं, मतलब वो लगे हुए हैं किसी पिंड पर, ठीक है। समकोण बनाते हुए कार्य करते हैं, तो इनका परिणामी, कहने का मतलब है कि एक फोर्स अगर आप इस तरीके से देख पा रहे हैं और एक फोर्स इस तरीके से, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एक P है और एक Q है, तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है जहां भी आएगा,
ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो √13 यानी कि इतना आ रहा है। बात क्लियर है, इतना आ रहा है। लेकिन जब इनमें कोण, यानी कि जब इनमें कोण क्या होता है, कोण में चेंजेस होते हैं, यानी कि P यहाँ पर होता है और ये यहाँ पर होता है, ये आपका क्या है, Q है, और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 30 ही है, हाँ 30 ही है, ठीक है, इतना होता है, 30 होता है। अब यहाँ पर ये एंगल 30 है, ठीक, तो इतना होता है, 30 होता है, तब क्या है, तब आपका यहाँ पर क्या बनेगा कि 30 हो तो परिणामी बल क्या हो जाता है, ये हो जाता है। बात क्लियर है, यहाँ पर परिणामी बल क्या है आपका, यहाँ पर ये दिख रहा है, इतना हो जाता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट बनेगा कहीं पर, तो इसका रिजल्टेंट अब क्या आ रहा है, अंडर रूट यहाँ पर क्या आ रहा है 13 + 6 और यहाँ पर √3 और बाहर में न्यूटन, ठीक है, इस तरीके से इतना हो जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि P और Q क्या होगा, मतलब P और Q का मान क्या होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास में इक्वेशंस बनेंगी, जैसे कि आपका, आप पहले कंडीशन को देखिए ध्यान से। तो पहले कंडीशन क्या होती है, हमने आपको बताया, अभी अभी बताया, स्टार्टिंग में ही इस चीज को बताया, सर दर्द करने लगता है यार शोर करते करते इतना। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको ये चीज बताई कि अगर √P² है और Q² है, मतलब कि अगर उसके बीच का एंगल जो है 90 है, तो यही इसका रिजल्टेंट फोर्स होता है, यही हमने आपको फॉर्मूला बताया। 1 सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। इतना वो हो जाता है। बोलते बोलते गला, ठीक। तो ये है आपका, तो ये आपका आ गया। तो अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आपका फॉर्मूला होता है 90 का, यानी कि जब 90 डिग्री पे होता है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको रिजल्टेंट पता है, तो आप रिजल्टेंट रख दीजिए √13, ठीक। अब अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इधर का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों कट जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे, आपके पास में आएगा P² + Q² = 13 आएगा। ये आप इसको एक इक्वेशन मान करके रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या ये है, हाँ दूसरा है कि अगर ये 30 पे काम करता है, 30 पे काम करता है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा वो बड़ा वाला, यानी कि R इक्वल में क्या आएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा P² + Q² + 2PQ cos क्या, cos 30, ठीक, यही आएगा, ठीक, यही आएगा ना। देखिए होता क्या है ना कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ही क्लास रिकॉर्ड होती है, तो अब इस पे अभी उठते मन थोड़ा सा आवाज़ वगैरह घर करती रहती है, तो पानी की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या है कि अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको ये पता है कि R यहाँ पर क्या है, क्योंकि बताया गया है कि आपका जो R है ये चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर R की वैल्यू तो दे दी गई है, तो R की वैल्यू हम कहाँ रख दें, उधर रख दें क्या, उस साइड, इस साइड रख देते हैं ना। तो इसकी इस साइड रखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 13 + 6 अंडर रूट ये। तो अब देखिए अगर आप दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका अंडर रूट इधर का भी हट जाएगा, देखिए, और इक्वल रहेगा भाई, और अंडर रूट इधर का भी हट जाएगा, ठीक, अंडर रूट इधर का भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि आप इसको सॉल्व कर सके। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप क्या देख पा रहे हैं, P + Q दिख रहे हैं, तो P + Q आपको क्या पता है कि ये 13 है, तो क्या हम यहाँ पर 13 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए, अब 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो अगर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा आपस में, ठीक, कट गया। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखिएगा, तो आएगा यहाँ पर 2P, आगे आएगा आपका cos 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इक्वल में क्या आएगा यहाँ पर आपका 6 अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा आपका 6 अंडर रूट 3,
ठीक है, ये करके आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसको कट करेंगे तो 2 से 2 आपका यहाँ पर कट हो जाएगा और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 इधर कट हो जाएगा। तो आपकी पी और क्यू की वैल्यू 6 आ जाएगी। कहने का मतलब है आपको पी और क्यू की वैल्यू मिल चुकी है। तो पी और क्यू क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमारे फोर्सेस आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप अगर आपके पास में ऑप्शन है तो उसमें चेक करके एक बार देख सकते हैं किसका किसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो हमने लिखा ही नहीं है। तो अब इसको कैसे एक्चुअल में इसका सही सही आंसर कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका 6 है, पी क्यू आपका 6 है, और इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो इसका हम 2PQ निकाल सकते हैं। 2PQ कितना आएगा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे 2PQ, अब ये 2PQ क्यों निकाल रहे हैं, तो ये आपका 12 आ जाएगा, पहले तो समझिए ये 12 आ जाएगा। अब 2PQ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि P² + Q² + 2PQ, ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और इक्वल में तो ये आपके पास में क्या है 13 है, और ये आपके पास में क्या है 2PQ क्या है 12 है। ठीक, तो 12 कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज़, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, P + Q का होल स्क्वायर बन रहा है। P + Q का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर ये 25 आएगा। तो होल स्क्वायर को अगर आप इधर करेंगे तो अंडर रूट, तो P + Q आपका क्या आ जाएगा, ±5 आएगा। कहने का मतलब है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो PQ है अगर आप निकालेंगे कि 5 आना चाहिए, कैसे भी करके 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, एक बार 3 लेंगे P की वैल्यू, एक बार Q की वैल्यू 2 लेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। तो आपके ऑप्शन में इसी तरीके से मान ली दिया है कि 3,2, 4,1, 6,5 या फिर NOT। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 और 2 में लगा देंगे। बात ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं और आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो है वो समझ आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसमें इस तरीके के क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्सेस की बात करेंगे, तो अभी हमने आपको जो बुक दिखाई है वाली, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, मतलब कि पूरा इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये सब आने के बाद आप इसमें पढ़ेंगे, लगभग ये आधी बुक इसी पे है, ठीक। तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये सब पहले इसी वजह से एंट्रेंस में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, ताकि आप यहाँ पर आने के बाद में उन चीज़ों के बारे में समझते हो, क्योंकि पढ़ करके आएंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको तैयार भी किया जाता है इसके एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस का मतलब ये होता है कि आप उस बच्चों को लीजिए जो यहाँ के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ में जो पढ़ाई होती है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको ये चीज़ों को समझाया, बाकी इस तरीके के जो भी क्वेश्चन और भी होंगे वो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन और ग्रुप में भेज देंगे PDF फॉर्म में। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप चैनल पे जा करके कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ पर उसका जो है QR पड़ा हुआ है, लिंक पड़ी हुई है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। चलिए फिर वीडियोस को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। लाइट बहुत डिम डिम कैसे कर रही है, कभी भी जा सकती है, ठीक है। तो आज हमने आपको इतने क्वेश्चंस कराए, ये हमने बताया, ठीक। तो इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। और इसके बाद आपको बता दें कि एक टॉपिक जो है वो और बच रहा है। वो कौन सा टॉपिक है, देखिए ये पूरा सिलेबस जो है, हमने जो आपको सिलेबस सेंड किया है वो सिलेबस हमने यहाँ पर बाहर करा करके, यानी कि प्रिंट करा करके रखा हुआ है। ये सिलेबस हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराया है। जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो इसको पढ़ें, इंग्लिश वाले को, और जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी वाले को पढ़ें, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक इसका और बच रहा है। एक टॉपिक उससे भी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार उससे क्वेश्चन आया था एक तो, ठीक है। उसमें जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए चीज़ है, तो क्लास 11th का टॉपिक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, और उसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और दोस्तों के पास जरूर भेजते रहिए वीडियोस, ठीक है। आपकी ये जिम्मेदारी आप समझिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना सपोर्ट करना है कि आपको और लोगों तक इसको पहुँचाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।